गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। उसमें कुछ बच्चों को डाउट था कि इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल। बट मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि पहले ही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है। आपको पैराग्राफ में फिर से समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। ओके, it is rigid so also flexible. A constitution is termed as rigid or flexible on the basis of the procedure adopted for its amendment. अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से फ्लेक्सिबल या रिजिड बोल सकते हैं अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाने हो, यानी कि कोई अमेंडमेंट लाना हो, तो वो कितनी आसानी से लाया जा सकता है या फिर उसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर हो। अगर बहुत आसानी से उसमें कोई अमेंडमेंट लाया जा सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वेयर अगर उसमें बहुत सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़े तो वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल, रिजिड। Okay, so if the constitution can adopt by a simple procedure followed by framing simple laws, it is termed as a flexible. But if a special procedure is needed for the amendment, then it is termed as rigid or inflexible. अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट लाने में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करके आप उसको चेंज कर सकते हो और उसमें जो रूल्स है रेगुलेशन चेंजेस ला सकते हो, then we can say that the constitution is flexible. But जैसे ही अगर आपने में उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको करनी पड़ती है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा, रिजिड या फिर इनफ्लेक्सिबल। There are three procedures of amendment in India. इंडिया में 3 प्रोसीजर है। आपको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने हो तो there are 3 प्रोसीजर्स। पहला पढ़ते हैं, certain provisions can be amendment by a simple majority. Simple majority means the parliament. अगर पार्लियामेंट में अगर किसी लॉ को लेके आपको कोई नया लॉ या कोई नया बिल पास करवाना है या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंजेस कराना है, कोई अमेंडमेंट कराना है, अगर पार्लियामेंट में सारे मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है अगर वो मेजॉरिटी दे देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो बहुत इजीली चेंज हो जाता है। देन some provisions can be amended by specific majority. ओके, आप कुछ ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं इफ देयर आर सर्टेन मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, and certain important ones can only be amended by specific majority and consent of at least 50% number of the state. और कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी हम कर सकते हैं जहां पर हमें जो 50% जो आपके असेंबली पार्लियामेंट की जो 50% स्टेट्स है, जैसे हम देखिए 50% स्टेट्स है, अगर वो मेजॉरिटी दे दे कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए तो वो हम चेंज कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रोसीजर से हमें क्या पता चलता है, अगर सिंपल मेजॉरिटी अगर हम पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाउस है हमारा पार्लियामेंट हाउस अगर वो मेजॉरिटी दे देता है तो बहुत इजीली चेंज हो सकता है। पर कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर 50% ऑफ द मेजॉरिटी की है हमने पार्लियामेंट के या फिर स्टेट्स हैं मेंबर्स है पार्लियामेंट में जो स्टेट्स के, वो अगर 50% मेजॉरिटी भी देंगे तो भी चेंज हो जाएगा। या फिर कोई स्पेशल अमेंडमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक मेजॉरिटी या कोई स्पेसिफिक या फिर जो पावर्स हैं लाइक द प्रेसिडेंट है तो वो लोग भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ला सकते हैं, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं। ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ओके, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग सोवरेन स्टेट एंड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has asserted parliamentary form of government under this system.
The powers of executive rest in the Council of Ministers and the President in the titular head. The Council of Ministers follow the principles of combined responsibility. In case vote of no confidence is passed in the Parliament, the Cabinet of Minister has to resign. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो हमारे काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, है ना, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर्स हैं, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जब अगर पार्लियामेंट जो व्हेन द विनिंग पार्टी विन्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस वोट होता है, जिसके तहत द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो जीती हुई पार्टी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कॉन्फिडेंस वोट देते हैं कि यस वी वांट यू एज आवर लीडर और एज द कैबिनेट मिनिस्टर। अगर वहाँ पर वो नहीं मिलता है, उसको पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिलता है, तो उसको वो उस पोजीशन से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जो सेकंड टॉपिक, जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। As part of the first schedule of Constitution, India is a federation of state. पहला जो शेड्यूल है उसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल के हिसाब से इंडिया एक फेडरेशन स्टेट है। ओके, thus फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप इन इंडिया। इसकी वजह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप है इंडिया में। The powers of the government are not centralized at one place. इसका मतलब क्या है, जितने भी पावर्स, जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो सेंटर ही नहीं है, इसमें अदर गवर्निंग बॉडीज भी हैं। मतलब कि मैंने पहले से तक बताया था फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर में कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्निंग बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स लाइक द सेंट्रल, देन द स्टेट, देन द लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो वैसे ही इसमें ये है कि जितने भी सारे पावर्स है वो सेंटर के पास नहीं है। ओके, दे आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर एंड बोथ हैव इंडिपेंडेंस इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। ओके, सेंट्रल स्टेट्स में पावर डिवाइडेड है। सेंटर जो होता है पूरे देश के लिए फैसला ले सकता है, बट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए फैसला लेने के लिए स्टेट बिल्कुल ले सकता है, पर्टिकुलर स्टेट पर कोई फैसला लेने के लिए। तो हाँ, अगर किसी स्टेट में अगर कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो किसके पास है, स्टेट के पास। बट वेयर अगर पूरे इंडिया पे अगर डिसीजन लेना है, तो वो उसका पावर किसके पास है, सेंटर के पास। ओके, the constitution is written and rigid to a considerable extent and the Supreme Court is the protector of constitution. Supreme Court has all the powers to interpret the constitutional provisions and decide. इसके बावजूद भी जो सेंट्रल, जो मेन पावर ऑथराइजेशन पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लॉ या ऐसा बिल जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके पास पूरा पावर है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उसको चेंज करने का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब कोई अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो कहाँ रिजॉल्व होता है, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, आपने अगर कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स में दो स्टेट्स इसमें लिंकअप थे, जिसकी वजह से उस पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो कौन सी थी, ना सेंटर थी ना स्टेट थी, कौन थी, द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट एंड impartial judiciary. The judiciary is independent as it has power to interpret the constitution and to protect the fundamental rights of the citizens. And the ultimate power of the Indian constitution में किसके पास है, the judiciary। वो independent है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ओके, वो impartial रहेगा between the center, the state government as well as towards the citizens also। ओके, एंड इसका तो हक है कि वो प्रोटेक्ट करे हम सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, है ना। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होते हैं, देन यू कैन सिंपली गो टू द जुडिशरी में, आप कानून के पास जा सकते हैं आप कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर्स टू द जुडिशरी टू रिव्यू लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव assemblies and executive orders passed by the executive to declare such law and orders null and void if they are against the spirit of the constitution।
जब कोई बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो भले ही पार्लियामेंट से पास हो जाए, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाए, पर लेकिन वो रिव्यू के लिए कहाँ जाता है? एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट, ओके, द कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट इस बात का डिक्लेरेशन करता है कि वेदर इज सुटेबल और नॉट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है या हमारे जुडिशरी को ऐसा लगता है कि इससे हमारे सिटीजन्स के राइट्स या उन पर इफेक्ट पड़ेगा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, तब वो उस लॉ या उस बिल को या उस अमेंडमेंट को खारिज कर सकता है। Suitable provisions has been made in the constitution to ensure impartial functioning of the judiciary. Impartiality of judiciary depends on the manner of recruitment and the removal of the judges. अब जुडिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए इसके लिए जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत काफ़ी इम्पार्शियल होती है, एग्जाम्स होती है ना। इसमें कोई भी आप किसी भी पर्सन को वहाँ अपॉइंट नहीं कर सकते, है ना। यू हैव टू क्वालिफाइड से अलग से एग्जाम होती है, जब जाके आपका सिलेक्शन होता है इन आवर जुडिशरी सिस्टम। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो आप केस है उसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। इंडिया के जजेस है या फिर चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। As per the procedure laid down in this regard by the president does not have the power to remove them, but president किसी को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट तो कर सकता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा है कि वो किसी भी जज को या चीफ जस्टिस को उसकी पोजीशन से या उसकी पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता है। एंड द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द ऑफिस। जिस भी सैलरी पर वो उस अपने वर्किंग टेन्योर पे वो लगे हैं, उनकी सैलरी कभी भी कम नहीं की जा सकती, ना ही बढ़ाई जा सकती है। ओके, जिस टेन्योर में जिस टाइम पीरियड में जो सैलरी उस समय होगी वही सैलरी जजेस को मिलेगी, ना उस समय बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। ड्यू टू दिस प्रोविजंस द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और इसी वजह से जुडिशरी काफी फ्री है, मतलब वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करती है, जिसकी वजह से द एग्जीक्यूटिव मींस द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है इन दोनों के। आज के लिए इनफैक्ट इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9th में, तो मैं एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे पूछूंगा। जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा उससे पहले 5 मिनट्स में मैं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछूंगा, एनी 5, और ऑब्वियसली बात है इम्पोर्टेंट। ओके, अभी फंडामेंटल राइट्स हमें सामने दिख रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी सभी जानते हैं, एवरीवन इज इक्वल, राइट टू फ्रीडम, एवरीवन इज फ्री लिबर्ड, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी आपको यूज नहीं कर सकता, यू हैव द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ओके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज वी ऑल हैव द राइट फॉर एजुकेशन। एंड द लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इन केस आपके राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होते हैं तो यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर द अगेंस्ट दैट योर राइट्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। ओके, अभी राइट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके जो होमवर्क है आपको मैंने बता दिया 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको वो नहीं है स्टार्टिंग ऑफ इन द 5 minutes of the lecture. Thank you and have a nice day.